जी। और क्रूड तेल 1 महीने के हाई पर है। जी, बिल्कुल। तपिश जी, स्वागत है आपका मेट्रो मनी में। या गुड इवनिंग मैम, गुड नमस्कार जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्ते। आज तो आपके मार्केट भी ऊपर है और काफी दिनों बाद हमें रुपये में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। सेठी जी, जी, आप चाहते थे न्यू ईयर पे रुपये में स्ट्रेंथ देखने को मिले, भगवान ने आपकी जी, सुन ली और बिल्कुल। काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो अभी डॉलर खरीदें उससे कि अ, रखें? डॉलर देखिए, यहाँ पे हम बात करें अगर आज के दिन पे तो काफी इवेंटफुल डे रहा। पहले तो हुँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से हिंट आया कि आने वाली पॉलिसी पे वो अपने रेट हाई, मतलब हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो अपनी इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे। बट हुँ, वो मतलब उनका जो पैटर्न है, अगर फेड रेट हाइक करेगा तो वो करेंगे, फेड नहीं करेगा तो वो नहीं करेंगे। तो अभी उनकी जो एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं मेंबर्स, हुँ, क्वार्टर परसेंट की रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, जो कि यूरोप के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके कारण एक हमें डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली। फिर मॉर्निंग पे ही बैंक ऑफ जापान ने एज यूजुअल अपनी पॉलिसी में कुछ भी बदलाव नहीं किया। ये दोनों हुँ, सेंट्रल बैंक्स पूरे मार्केट को परेशान कर रहे हैं। इनको अपनी समस्याएं नहीं दिख रही हैं और ये अपने प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके कारण हुँ, बाकियों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसके कारण वापस डॉलर में थोड़ी और स्ट्रेंथ मिली, जापानीज येन गिरना स्टार्ट हुआ। फिर सेकेंड हाफ में 12:30 बजे हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिला यूके का। यूके का इन्फ्लेशन डेटा अभी भी हालांकि डबल डिजिट में है, 10.5% पे ही बना हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। तो 10.7 टू 10.5 पे कूल ऑफ होके हुआ, जो कि एक छोटी सी उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद तो नहीं, छोटी सी उम्मीद उनको देखने को मिली। और डॉलर पे हमें वापस वीकनेस देखने को मिली, जिसकी एंड साथ ही कुछ फ्लोस भी थे। फ्लोस का भी हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है। एंड अभी काफी क्रूशियल लेवल तोड़ा है 8150 का यूएसडी आईएनआर ने। हो सकता है थोड़ा जी। हमें और नीचे का लेवल देखने को मिले। अगर 81 तक का लेवल मिलता है तो वहां पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को सलाह रहेगी कि वहां पे अपनी पोजीशंस को ऊपर के साइड हैच करना स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, थोड़ी और रुपये में स्ट्रेंथ आ सकती है, फिर वहां पे अपनी हुँ, हैजिंग हायर साइड हैच करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल। और तपिश जी, अभी चाइना से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं, उनके रिपोर्ट्स आए हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि रिपोर्ट्स काफ़ी वीक आए हैं, उनका जीडीपी भी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। तो ये जो स्लो ग्रोथ है, उसके रीज़न क्या है? क्योंकि जो ग्रोथ, ये लोएस्ट ग्रोथ है, वो 50 इयर्स में सबसे लोएस्ट है। तो इसके क्या कारण हैं? बिल्कुल मैम, यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग से देखें चाइना की सिचुएशन, तो यूएस गवर्नमेंट पे जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तो उन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था। और ट्रेड वॉर करने जी, के कारण थोड़ा सा ऑब्वियसली एक एक लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हमें चाइना का अल्टरनेटिव भी चाहिए। स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के हुँ, अल्टरनेटिव्स के बारे में एक सोचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ही फॉलोइंग हमें कोविड पैंडेमिक देखने को मिला। और बाद में जो कोविड पैंडेमिक का ओरिजन था वो चाइना ओरिएंटेड होने के कारण एक एंटी चाइना वेव भी ग्लोबल मार्केट में बननी स्टार्ट हो गई थी। देन हुँ, रसिया यूक्रेन के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ा और इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ा, इन्फ्लेशन आउटब्रेक हुआ, कोविड पैंडेमिक था ही। एंड जो चाइना था वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे हुँ, अल्टरनेट्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा लोगों को लगी और उन्होंने अल्टरनेट लाइक वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया की तरफ भी रुख करना स्टार्ट किया। देन हुँ, वापस बीजिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेंट देखने को मिला। अभी जी, जब ये सिचुएशन चल ही रही थी, तो जस्ट बिकॉज वो पहले बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे तो उनके रियल एस्टेट प्राइसेस, रियल एस्टेट मार्केट भी काफी अच्छा बूम पे था। और वो बूम ओवर, मतलब थोड़ा सा बबल क्रिएट हो चुका था रियल एस्टेट पे। अब जब पैंडेमिक आया, यहाँ पे सिचुएशन स्टेबल, थोड़ी सी अनस्टेबल हुई, तो रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी कंटिन्यूअसली उनके रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर रहे हैं, रियल एस्टेट में डिमांड बहुत ही कम होती जा रही है। एंड चाइना की काफी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट इंफ्रा कंपनीज अपने पेमेंट, अपने बॉन्ड्स के पेमेंट में कंटिन्यूअसली कई महीनों से डिफॉल्ट कर रही हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज।
स्टार्टिंग में तो हमने ऐसा भी देखा था कि एक बैंक के बाहर यहाँ पे बोल नहीं सकते कि कितनी सही पिक्चर थी, बिकॉज चाइना की पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। तो बैंक के बाहर भी मिलिट्री टैंक्स हमें खड़े हुए मिले थे, वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी का ही प्रॉब्लम था। देन ये सब सिचुएशन होने के बाद, इतनी ग्रोथ ना होने के बाद एफआईज के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करता था चाइना। अभी कुछ टाइम से वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे चाइना नहीं आ पा रहा है। तो एफआई इन्वेस्टमेंट की बात करें या एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो उतना अट्रैक्ट अभी चाइना नहीं कर पा रहा है। एंड जो सिचुएशन है, स्पेशली था डिमांड है या सप्लाई चेन है या फिर रियल एस्टेट है, ये भी इतना जल्दी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली फंड डाल रहा है, वहां पे काफी मनी पैसे डाल रहा है, काफी पैसा मतलब टाइम टू टाइम पुट कर रहा है। बट लेट्स सी कितना वो लिक्विडिटी मैनेज कर पाते हैं, कितना वो अमाउंट डाल पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो वहां पे इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ जाता है, ज्यादा पैसे डालते हैं तो उसको कंट्रोल करते हुए डालते हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी इमीडिएटली तो रिकवरी का, स्पेशली द रियल एस्टेट रिकवरी या फिर जो डिमांड का है वो इमीडिएटली बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा और लंबा टाइम लगेगा चाइना की रिकवरी पे। जी। और वहाँ पे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है और हाउसिंग स्लम्प जो आया था, वो कह रहे हैं कि इस साल थोड़ा सा ईस ऑफ होगा आने वाले कुछ महीनों में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, कोविड यहाँ पे जो कोविड सिचुएशन है वो जरूर स्टेबल हो गई है, तो उसके कारण एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका डिमांड बढ़ेगा। और वहीं रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट पे अभी हमने बात किया कि जो कंपनीज हैं उनकी सिचुएशन भी स्टेबल नहीं हो रही है, अपने बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी कब बैंक करप्ट हो जाए वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसलिए अभी है, बट कब बैंक करप्ट हो जाए, कब कौन सी प्रॉब्लम हो जाए, उस पर भी कोई नहीं बोल सकते हैं। प्रॉब्लम किसी भी टाइम आ सकती है। वहीं पे दूसरा सिनारियो अगर हम देखें तो आज ही चाइना का एक नया डेटा आया है कि चाइना की पॉपुलेशन लास्ट 60 सालों में पहली बार डिक्लाइन हुई है। 8.5 अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 8.5 लाख से पॉपुलेशन कुछ डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, जो एक अलग कॉज है कि आने वाले टाइम पे कंटिन्यूसली डिक्लाइन पॉपुलेशन पे हम देखते हैं डिमांड भी डिक्लाइन होती है। तो इन फ्यूचर हम देखें तो चाइना उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहेगा यहाँ पे। एक तो उनको पहले ही प्रॉब्लम थी, पहले कोविड का प्रॉब्लम था, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम। अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल स्लो डाउन का है, क्योंकि चाइना का मार्केट चाइनीज इकोनॉमी पे नहीं डिपेंड करता, ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। उसका जो मार्केट, उसको मैक्सिमम चीज एक्सपोर्ट करनी है, और ग्लोबल स्लो डाउन होने के कारण उनको ऑब्वियसली वहां पे उनके जो डिमांड्स होती हैं वो डाउन हो जाती है। तो ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल रिसेशन और ग्लोबल हायर इन्फ्लेशन, अगर उनके यहाँ इन्फ्लेशन नहीं भी है तब भी उनको ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं है, बाहर है, तो इंडिया को उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन चाइना को वो चीज इंपैक्ट करेगी। लोअर पॉपुलेशन एक उनका कॉज है। एंड लास्ट सीजन पे हमने देखा कि उन्होंने चाइना पे एक नई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हैम्पर हुए थे। वो थी हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण भी उनके प्रोडक्शन में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। तो एंड नंबर ऑफ इश्यूज है, ये अभी थोड़े टाइम तक यहाँ पे रहने की उम्मीद है। इमीडिएटली रियल एस्टेट और डिमांड दोनों का ही कंसर्न सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जी। और ये जो उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है, तो इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है? यहाँ पे अगर हम भारत जैसी इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ज्यादा फायदा है। सबसे पहले हम देखें, इमर्जिंग इकोनॉमी में 2 बड़े नाम होते हैं। सबसे ज्यादा जो इकोनॉमीज है, टॉप 5 इकोनॉमीज है, इनमें ही 2 इकोनॉमीज आती है इमर्जिंग मार्केट में, चाइना और इंडिया। तो अगर चाइना की ग्रोथ तो स्लो होगी तो एफआईज और एफडीआईज के लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। एंड अभी के करंट की सिचुएशन में हम देखें, जापान अभी अपने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अपनी जापानीज सेंट्रल बैंक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच अपना रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी इन्फ्लेशन से झेल रहे हैं। तो और वापस चाइना का भी स्लो ग्रोथ से लड़ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए काफी, इंडिया के जो हमारे फंड हाउसेज हो गए, हमारे एफआईज हो गए या एफडीआईज हो गए, उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन एक ही बचता है,
टॉप इकोनॉमीज में इंडिया। तो इंडिया के लिए, इंडिया पे यहाँ पे जो फ्लोज हैं वो अच्छे आएंगे, चाहे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर इनडायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें। वहीं पे दूसरे साइड हम अगर देखें तो हमें इंडस्ट्री साइड भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर एक एक इंडस्ट्री को हम लेके चलें, बात करें तो हम देखें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट मिल रहा है। अभी रिसेंटली आप देखो कुछ एक डेकेड पहले हम स्पेसिफिक एक रीजन की बात करें, अफ्रीका टू व्हीलर या ऑटोमोबाइल मार्केट में 95% मार्केट चाइना के लिए कैप्चर करता था। उस टाइम पे ही इंडिया की कुछ कंपनीज ने वहां पे पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने। इसलिए टू व्हीलर मार्केट में तो इंडिया 50 to 60% मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर चुका है। मतलब पूरा चाइना का जो वन साइडेड कंट्रोल था, मार्केट मोनोपोली थी, उसको खत्म करते हुए आधे से ज्यादा मार्केट टू व्हीलर पे भी कैप्चर कर चुका है। और फोर व्हीलर पे अगर हम बात करें तो कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल दोनों पे ही अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है, अच्छी ग्रोथ है। हाईएस्ट ग्रोथ भी इंडियन कंपनीज की ही वहां पे विटनेस की जा रही है, कमर्शियल और पर्सनल दोनों पे ही। वही दूसरे सेक्टर पे हम बात करें, चाइना के स्लो डाउन के कारण जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होते हुए सेक्टर हमारे लग रहे हैं वो मेटल और केमिकल है। मेटल और केमिकल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा कंपटीशन ग्लोबल पे चाइना ही दे रहा था, और चाइना की स्लो डाउन के कारण हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो पाएगी। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव एंड पॉलिसी, तो ये हमारे मेटल और केमिकल इंडस्ट्री दोनों ही अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकती है ग्लोबल को, ग्लोबल जो नीड है उनको फुलफिल कर सकती है। अभी रिसेंटली हमने टाटा स्टील के एमडी सीईओ का भी स्टेटमेंट देखा था कुछ ही दिन पहले, टीवी चंद्रनारायण का। उन्होंने भी बोला कि इंडिया पे पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल जो शॉर्टेज हो रही है, जो ग्लोबल नीड है, उसको इंडियन मेटल इंडस्ट्री अच्छे से फुलफिल कर सकती है। वहीं पे दूसरे कई सेक्टर और हैं जो यहाँ जिन पे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हमने बात की एफडीआई की, तो हमने पिछले कुछ टाइम से देखा कि चाइना पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर इकोनॉमिकल स्लो डाउन आ रहा है, उसके कारण एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज भी अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये जिन सेक्टर्स पे हमें उतनी अच्छी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इकोनॉमी को हेल्पफुल करते हुए दिखेंगे, और हमारे इंपोर्ट्स भी काफी अच्छे लेवल पे मैनेज कम होंगे, और हमारा जो डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं इनमें, अगर मैं फार्मा भी है, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, रबड़ है, लेदर है, तो ये सभी सेक्टर्स पे हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। केवल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और गवर्नमेंट को थोड़ी सी स्कीम, थोड़ा सा इंसेंटिव प्रोवाइड करना है। हालांकि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम एक लॉन्च की, गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम चल रही है वो काफी हेल्पफुल हो सकती है यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे और इनको स्केल करने पे। एंड आने वाले टाइम पे यस, आप बोल सकते हो चाइना बहुत बड़ा है, हमसे 6 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, बट ग्रोथ फैक्टर पे अगर चाइना की सिचुएशन स्टेबल भी होती है, फिर भी उसकी ग्रोथ वापस उस लेवल पे आने पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कई साल लग सकते हैं। अभी अगर वो ग्रो भी करेगा तो 3 से 5% इनिशियल ग्रोथ उसकी देखने को मिलेगी, 5% तक हम मैक्स उसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट देखें, इंडिया की ग्रोथ हम 6 से 7, इवन अगर सिचुएशन थोड़ी सी और इंप्रूव हुई तो हो सकता है हम 7% से ज्यादा भी आने वाले टाइम पे ग्रो करते हुए देखें। तो यहाँ पे मार्केट साइज के हिसाब से तो चाइना बहुत बड़ा है, बट हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रो करने के लिए। ग्रोथ रेट अच्छी होगी, हम ग्रो अच्छा करेंगे और हमारी इंडस्ट्री स्टेबल होगी, एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमारा फ्यूचर में बढ़ सकता है। जी 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 बिल्कुल। सेठी सर, आपके सवाल? मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है और जो इकोनॉमी साइज है वो हमारा छोटा है चाइना के कंपैरिजन में, वो एक बड़ा चैलेंज है। ऐसा कुछ कठिनाई है, उसके लेवल का बनाना पड़ेगा, उस साइज की फैक्ट्रियाँ बनानी पड़ेंगी, उसके लेवल पर तैयार करनी पड़ेगी, तो इसमें कितना समय लगेगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, मतलब ये हम जरूर सोचते हैं कि हम स्केल में बहुत बड़ा है, बट हमें अपनी काबिलियत पे भी भरोसा रखना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि कैसे अफ्रीकन मार्केट में चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज को कॉम्पिटिट करते हुए उनको खत्म करके
पूरा मार्केट को डोमिनेट किया। वहीं पे हम अगर केमिकल और मेटल, स्पेशली तो मेटल इंडस्ट्री की बात करें, मेटल इंडस्ट्री जिस हिसाब से काम कर रही है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है चाइना को हम चाइना से आगे ना निकल पाए, वो बात सही रहेगी, बट हम चाइना को अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अच्छी कंपनीज भी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक स्टेबल इंडस्ट्रीज बनती हुई दिख रही है। तो अगर हम सेक्टर वाइज में बात करें, मेटल स्टेबल इंडस्ट्री है, आराम से कंपटीशन, अगर ग्लोबल डिमांड होती है, ग्लोबल डिमांड पे अगर लगता है कि अगर वहां पे पार्टिसिपेंट्स को चाइना के जगह इंडिया से चाहिए, तो एक जो उनकी रिक्वायर्ड नीड है उनको फिल कर सकता है, केमिकल फिल कर सकता है, फार्मा फिल कर सकता है, सर्विस सेक्टर में तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक हो गया या फिर लेदर हो गया, टायर इंडस्ट्रीज में उन पे भी हम काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। ऑटो अलायंस पे कुछ लेवल हमारी मार्केट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, उसमें जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं पे हम बात करें टेक्सटाइल पहले हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था, कुछ डेकेड से टेक्सटाइल मार्केट जरूर उतना नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर पे अगर गवर्नमेंट यहाँ पे भी जैसे उन्होंने टायर्स और मेटल को सपोर्ट किया यहाँ पे ड्यू टू पॉलिसीज बना के, वैसे अगर टेक्सटाइल पे भी किया, तो यहाँ पे सेक्टर वाइज सेक्टर्स पे अगर गवर्नमेंट फोकस करती है, इंडस्ट्रीज फोकस करती है, तो आराम से एकदम हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम आने वाले साल पे ही 7 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, बट हम एक अच्छी ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं, एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं ग्रोथ में, जहां पे चाइना डिमांड सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वहां पे हम एक बेटर क्वालिटी पे बेटर सप्लाई, इफेक्टिव सप्लाई चैन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अपने इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड उस पर्टिकुलर सप्लाई चैन पे जो गैप आ रहा है, चाइना के स्लो डाउन ग्रोथ के कारण गैप क्रिएट हो रहा है, उसको फिल करना पड़ेगा। अभी भी बहुत से गैप हैं। तो चाइनीज की एक कंपनी अपनी ईवी कार्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहती है और उसका मार्केटिंग हेड या एमडी या सीईओ जो है वो भी इंडियन है। तो कुछ दिन पहले समाचार आया था कि वो उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि उनके पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ईवी मार्केट स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा सा ग्रो होता हुआ दिखा, फिर सडनली उसके जो फ्यूचर ग्रोथ थी उसमें थोड़ा सा पॉज होता हुआ दिखा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखोगे तो काफी सारी इंडियन कंपनीज भी बहुत सारे कार्स प्रोजेक्ट एकदम प्रोजेक्ट में लाए थे, बट उनके लॉन्चिंग में अगर हम बात करें, लॉन्चिंग में काफी ज्यादा डिले किया जा रहा है। तो उस पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इंफ्रा की, क्योंकि यहाँ पे जो ईवी मार्केट पे अगर आपको डोमिनेट करना है तो आपको प्रॉपर इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा पूरे इंडिया पे। तो अगर चाइना आ रहा है तो चाइना को भी एक इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी तरह से इंफ्रा बिल्ड नहीं हुआ है। तो मैं तो चाहूंगा कि चाइना आए और इंफ्रा बिल्ड करे। एक इंफ्रा अगर बिल्ड हो जाएगा तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली दूसरी कंपनीज को भी, हमारे इंडियन कंपनीज, इंडियन इंडस्ट्री को भी देखने को मिलेगा। अब हालांकि चाइना के पास अभी यहाँ पे बैटरीज के लिए रॉ मटेरियल काफी अच्छे कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो वो चाइना के लिए जरूर बेनिफिटेड रहेगा। लेकिन इंफ्रा बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा चाइना को इंडिया पे। अगर वो करता है तो चाइना के लिए भी फायदेमंद रहेगा, बट उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हमारी दूसरी कंपनीज भी उस पे स्केल कर सकती हैं। नहीं, उसको इंफ्रा नहीं बिल्ड करना है, उसको माल बेचना है इधर। बट सर, माल बेचने के लिए थोड़ा बहुत इंफ्रा में काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रा में काम अभी उस लेवल का किसी ने भी नहीं किया है। जैसे ब्रिटिश कंपनी आई थी जब भी इंडिया को एक्वायर किया था, तो उनका काम था यहाँ अपना माल बेचना, यहाँ इंडस्ट्री लगाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं था। राइट सर। ये तो जहाँ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी की, और जहाँ कठिन वाला काम है वो इंडिया के जिम्मे है। देखिए, यहाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे अभी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी स्मार्ट है। जैसे हम देखें, अभी भी हमारे यहाँ चाइनीज फोन्स का काफी बड़ा मार्केट है। मतलब जितने भी मेजर फोन्स हैं वो या तो कोरियन है या चाइनीज हैं, बट लेकिन चाइनीज प्लेयर्स जो थे, चाइना ओरिएंटेड प्लेयर थे, उनके साथ भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कम्युनिकेशन बिल्ड किए, ऐसे रिलेशन बिल्ड किए कि आज
चाइनीज कंपनीज होके भी उनकी मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट फुल, कुछ कंपनीज की तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे ही हो रही है। तो वो जमाना गया, अब इंडिया इतना कमजोर नहीं रह गया कि केवल बाहर से आए टेस्ला जैसी कंपनियां भी अगर चाहती हैं कि वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में बेच दे, तो इंडिया उनको अलाउड नहीं करता है। तो अगर आपको इंडिया का मार्केट एंजॉय करना है तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो उतना उतना फॉरेन कंपनीज के लिए यूज टू नहीं रह गया कि आप आके डोमिनेट कर जाओ। अब इंडिया भी अपने फायदे की बात करना सीख चुका है। तो आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर चाइनीज कंपनीज ईवी मार्केट में आती हैं तो उनको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, और वो पैसे लगाएंगे तो हमारे लिए भी एक अच्छी वो रहेगी। और दूसरा क्या है कि एक्चुअल ग्रोथ में नॉट बी देयर। जो 3% की ग्रोथ चाइना ने दिखाई है, क्योंकि वहाँ के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल और वहाँ पर बहुत सा ऐसा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसकी जरूरत नहीं है। वो खाली ग्रोथ दिखाने के लिए बनाते गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्रियाँ और बिल्डिंगें बना के रखी हैं, भूत बंगला बने हुए हैं। वहाँ कोई रह नहीं रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो चार्ट में दिख रही है ग्रोथ। बिल- और ग्रोथ जो है पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी से आएगी। हवा में तो ग्रोथ आएगी नहीं, उनको माल बेचना पड़ेगा। माल बेचना है तो हमारे साथ compete करना पड़ेगा, हमें हमें उनके साथ करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज बिल्कुल है। और चाइना के लिए आने वाला डेकेड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है उनकी ग्रोथ आने वाले डेकेड पे हाइजेस्ट वन ऑफ द हाइजेस्ट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा हो चुका है, और उस साइज पे 7 to 8% की ग्रोथ लाना उनके लिए एक चैलेंजिंग रहेगा, जो कि इंडिया के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी उनके लिए काफी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कंटिन्यूसली जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम जापान ने कुछ टाइम पहले फेस की थी, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो प्रॉब्लम चाइना के लिए भी रहे। थर्ड, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा क्रिएट हो चुका है। चाहे हम स्टार्टिंग में बात करें, चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे कोविड पैंडेमिक हो, या फिर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी हो, ग्लोबल मार्केट में एक, या फिर जो इन्होंने मॉडल लोन ट्रैप का स्कीम था उसका बात हो, तो एंटी चाइना सेंटिमेंट भी एक ग्लोबल मार्केट में है, जो भी उनको उस स्पीड से उस रेट से ग्रो होने पे हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ऑब्वियसली उनके जो रिलेशन है उनके आसपास की कंट्रीज के साथ, वो उतने फ्रेंडली नहीं है। अगर एक आध देश को छोड़ दें तो वो भी उनको ग्रो होने पे उतना हेल्प नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे वो रहा। और जैसा आपने रियल एस्टेट का बोला, बिल्कुल यहाँ पे जो इतना ग्रोथ में डाउन है, ग्रोथ जो स्लो डाउन हुई है, उसमें काफी बड़ा रोल उनके रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा बूम थे, ओवर वैल्यूड थे, और जब यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बची, मार्केट में डिमांड नहीं बची, तो अनफॉर्चुनेटली उनमें बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला है। एंड काफी बड़ी बड़ी कंपनीज अभी उनके डिफॉल्ट कर रही हैं, बैंक करप्सी की हालत में है। और बैंक करप्सी कब तक छिपा पाते, कब तक बचा पाते हैं, वो देखने की बात रहेगी। स्टेबिलिटी थोड़ी सी बुरी है, चैलेंज बहुत ज्यादा है, और उस चैलेंज को इंडिया बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज करता है तो इंडिया के लिए फ्यूचर में, मतलब आने वाला पूरा डेकेड इंडिया के लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। जी जी। तपिश जी, अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ आने के लिए। आपने अच्छी जानकारी दी हमें, तो थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सो मच। टेक्निकल टीम, प्लीज कॉर्पोरेट न्यूज दिखाया जाए। कॉर्पोरेट न्यूज दिखाइए प्लीज।